सुप्रभात बच्चों, प्यारे बच्चों। इससे पहले हम 8वीं कक्षा के पाठ नंबर 2 तलाश, जो भारत की खोज की पुस्तक से लिया गया है, उसके जो मुख्य प्रश्न उत्तर थे भाग कै के, वो सब कर चुके हैं। इससे आगे हम आज भाग कै और गै करेंगे, भाग ख और गै करेंगे। तो मुझे आशा है आप इसे ध्यान से सुनेंगे। इसकी जो मुख्य बातें हैं, जो मुख्य प्रश्न उत्तर हैं, उन्हें अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए सब। भाग ख। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के इतिहास को किस दृष्टि से देखा था? पंडित जवाहरलाल ने भारत के इतिहास को किस दृष्टि से देखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के इतिहास को एक आलोचक की दृष्टि से देखा था। किससे देखा था बच्चों? एक आलोचक की दृष्टि से देखा था। तो ध्यान दीजिए बच्चों, अगला प्रश्न। लेखक ने सिंधु घाटी सभ्यता को कितनी पुरानी सभ्यता बताया है? लेखक ने सिंधु घाटी की सभ्यता को कितनी पुरानी सभ्यता बताया है? कितनी पुरानी सभ्यता बताया बच्चों? लेखक ने सिंधु घाटी की सभ्यता को 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता बताया है। कितने साल पुरानी सभ्यता थी ये? सिंधु घाटी की सभ्यता 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता थी। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। भारत का नाम इंडिया या हिंदुस्तान किस नदी के आधार पर पड़ा है? भारत का नाम इंडिया या हिंदुस्तान किस नदी के आधार पर पड़ा है? भारत का नाम इंडिया या हिंदुस्तान नामक इंडस या सिंधु नदी के नाम पर पड़ा है। जो भारत का नाम इंडिया इंडस नदी के नाम पर और हिंदुस्तान सिंधु नदी के नाम पर। सिंधु से हिंदू बना है। तो बच्चों, इन दो नामों पर, इंडस और सिंधु के नाम पर इंडिया और हिंदुस्तान पड़ा है। प्रश्न नंबर 16। रोम ने शक्ति प्राप्त करके क्या किया? रोम ने शक्ति प्राप्त करके क्या किया था? एशिया के देशों पर अधिकार करना चाहा। जो एशिया के देश है, हमारे देश है, भारत है, चीन है, नेपाल है, जो एशिया में पड़ते हैं, एशिया महाद्वीप में, तो उन पर अधिकार करने की कोशिश की थी और कई देशों पे उन्होंने अधिकार भी किए थे। भारत ने किस संकीर्ण धारणा को अपनाया था? भारत ने किस संकीर्ण धारणा को अपनाया था? महासागरों को पार न करने की संकीर्ण धारणा को अपनाया था। किस धारणा को अपनाया था बच्चों? महासागरों को पार न करने की धारणा को अपनाया था। कि भारत वाले में ये रूढ़िवादिता थी कि सागर को पार नहीं करते, नदियों को पार नहीं करते। तो ऐसी धारणा अब भी है। जो जैसे गंगा नदी है, उसको अभी भी लोग पार नहीं करते, आर पार उसमें से निकल के नहीं जाते तैर के, कुछ धार्मिक लोग। लेकिन ऐसा ही पहले भी एक धारणा थी कि सागरों को पार नहीं करते, वो अशुभ होता है। तो भारत ने इसी धारणा को अपनाया था, महासागरों को पार न करने की संकीर्ण धारणा को अपनाया था। तो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न। भारत के संस्कृति की सबसे महान विशेषता क्या बताई गई है? भारत की जो संस्कृति थी
उसकी महान विशेषता क्या बताई गई है? भारत की संस्कृति की सबसे महान विशेषता एक दूसरे से सामंजस्य या तालमेल बताई गई है। भारत की संस्कृति की सबसे महान विशेषता एक दूसरे से सामंजस्य या तालमेल बताई गई है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, भारत का नाम किस राजा के नाम पर पड़ा था? जो भारत नाम था हमारे देश का, वो किस राजा के नाम पर पड़ा था बच्चों? भारत नाम भरत नाम के राजा के नाम पर पड़ा था। किस नाम पर पड़ा था? भरत, हमारे देश में राजा भरत हुए हैं, उनके नाम पर भारत, हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। आपने सुना ही होगा भरत नाम तो रामायण में सुना है, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। तो अगला प्रश्न देखिए बच्चों, नेहरू जी ने किसे भारत माता कहा था? नेहरू जी ने किसे भारत माता कहा था बच्चों? प्रश्न नंबर 20। नेहरू जी ने भारत की सारी जनता को भारत माता कहा था। नेहरू जी ने भारत माता किसे कहा है? जो भारत की सारी जनता है उसे भारत माता कहा है। तो नेहरू जी एक सभा में गए हुए थे, तो उन्होंने वहां पे यह प्रश्न किया था कि आप, भारत के लोग थे, उनसे एक प्रश्न किया था कि आप भारत माता किसे बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हो? जब भी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जाते थे तो वहाँ के लोग, हमारे देश के लोग, तो क्या बोलते थे? भारत माता की जय। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनसे एक बार प्रश्न कर लिया कि आप भारत माता किसे मानते हैं? तो वहाँ के कुछ लोगों ने ये बताया था कि हम धरती माँ को भारत माता कहते हैं। और नेहरू जी ने उनको क्या बताया था कि भारत माता जो आप जनता है, जो जनता जनार्दन है, जो यहाँ के लोग हैं, वो सब भारत माता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, विभिन्न सभाओं में नेहरू जी का स्वागत किस नारे के से करते थे? विभिन्न सभाओं में जो लोग थे वो नेहरू जी का स्वागत किस नारे से करते थे? विभिन्न सभाओं में नेहरू जी का स्वागत लोग भारत माता की जय नारे के साथ करते थे। किस नारे के साथ करते थे? भारत माता की जय नारे के साथ नेहरू जी का स्वागत करते थे। तो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या बनता देखिए, ध्यान दीजिए। नेहरू जी के अनुसार भारत में आए विदेशी यात्रियों और विदेशी साहित्य के अध्ययन की क्या आवश्यकता है? नेहरू जी के अनुसार जो हमारे जो विदेशी साहित्य हैं और जो विदेशी हमारे देश में आए थे, उन्होंने अपने विचार लिखे थे अपनी पुस्तकों में, उनके अध्ययन की, उनको पढ़ने की हमें क्या जरूरत है? क्यों पढ़नी चाहिए हमें? वो बातें उनके द्वारा लिखी गई, तो क्यों पढ़नी चाहिए बच्चों? ध्यान दीजिए। क्योंकि विदेशी यात्रियों एवं विदेशी साहित्य के अध्ययन की आवश्यकता इसलिए है ताकि हम उनके द्वारा बताई गई भारत की विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त कर सके। तो क्या है इसमें कि जो विदेशियों द्वारा हमारे विशेषता बताई गई है, जो भारत की विशेषता है, और हमारे बारे में जो कुछ भी उन्होंने बताया है, उन्होंने क्या देखा हमारे देश में और क्या हमारे देश की विशेषता है, उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखा है। और उसमें बताया गया है कि हमारी विशेषता, हमारे देश की विशेषता क्या है, हमारे देश का रीति रिवाज, हमारे देश की परंपराएं, हमारे देश में रूढ़िवादिता, हमारे देश में अंधविश्वास, ये सब क्या है। तो ये सब उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखा है, इसलिए हमें उनकी पुस्तकों को पढ़ना एक बार बहुत जरूरी है, उनका अध्ययन करना जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न पे आ गए हम। भाग गया आ गया। लेखक ने सिंधु घाटी की सभ्यता मोहनजोदड़ो के विषय में क्या बताया था? लेखक ने सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी मोहनजोदड़ो के विषय में क्या बताया था? तो क्या था बच्चों? मोहनजोदड़ो एक बहुत ही विकसित सभ्यता थी। वहाँ के घर पक्के थे, वहाँ दीवारें चौड़ी पक्की और बढ़िया बनी हुई थी।
योजना के अनुसार वहाँ पे घर बनाए गए थे। घरों में अंदर स्नान घर थे, पक्के स्नान घर थे, सीवरेज की व्यवस्था थी, वहाँ पे नालियाँ पक्की थी और वहाँ की जो सड़कें चौड़ी थी और एक दूसरे को काटती थी, मतलब एक दूसरे का चौराहा बनाती थी। चौराहा मतलब एक दूसरे से मिली हुई थी, आर पार निकलती थी। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ की सभ्यता बहुत विकसित और विकासशील थी। वहाँ के लोग बड़े समझदार और व्यापारी थे। तो क्या थी देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या बताया। लेखक भारत के वर्तमान को समझने के लिए उसके अतीत को जानना चाहता था। इसी दृष्टि से सिंधु घाटी की सभ्यता का अध्ययन किया। उन्होंने कहा कि 5000 वर्ष पूर्व बनने वाली यहाँ की सभ्यता पूर्ण विकसित थी। तो यहाँ की सभ्यता थी पूर्ण विकसित थी। 5000 साल पहले हमारे यहाँ की जो सभ्यता थी, जो रीति रहन सहन था लोगों का, वो पूर्ण विकसित था तथा यही भारत की आधुनिक सभ्यता का आधार भी थी। और यही भारत की आधुनिक सभ्यता का आधार थी। यहाँ की संस्कृति एवं सभ्यता सदैव परिवर्तनशील एवं विकासशील रही है। यहाँ की जो सभ्यता और संस्कृति है वो परिवर्तनशील तथा विकासशील रही है। दूसरी संस्कृति और सभ्यताओं का संपर्क भी यहाँ की संस्कृति एवं सभ्यता को हिला नहीं सका। तो क्या कह रहे हैं इसमें लेखक कि दूसरी सभ्यता और संस्कृति थी जो, वो भी इस सभ्यता और संस्कृति को हिला नहीं सका है। मतलब यहाँ की संस्कृति है, जो संस्कृति और सभ्यता है, उस पर किसी भी बाहर की संस्कृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बाहरी लोगों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हमारे देश में देखो बाहरी आक्रमणकारी आए, यहीं पे रह गए, यहीं पे उन्होंने राज किया। फिर बाद में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने यहाँ पे राज किया, लेकिन इतना प्रभाव हमारे ऊपर वो अपना नहीं छोड़ सके। हमारी जो संस्कृति थी और सभ्यता थी वो यूं की यूं बनी रही। हमारी संस्कृति और सभ्यता पर कोई उनका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन हमारी संस्कृति ने उनकी संस्कृति को और सभ्यता को अपना लिया, अपने अंदर आत्मसात कर लिया था। तो अगला प्रश्न क्या है बच्चों, देखिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत माता के स्वरूप को किन शब्दों में स्पष्ट किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत माता के स्वरूप को किन शब्दों में स्पष्ट किया है। प्रश्न नंबर 24। नेहरू जी किसी भी सभा में जाते तो उनके स्वागत में लोग भारत माता की जय के नारे लगाते। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहीं भी सभा में जाते, लोगों के बीच में जाते, तो वहाँ के लोग क्या करते, भारत माता की जय के नारे लगाते। नेहरू जी ने जब भारत माता के विषय में प्रश्न किया तो सब एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे। एक बार नेहरू जी ने कहा कि आप भारत माता की जय लगाते हो, तो इस भारत माता का क्या मतलब है, कौन है भारत माता, किसे आप भारत माता समझते हो और किसकी आप जय बोलते हो। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तब बताया था। तो सब एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे। तब नेहरू जी ने कहा था कि भारत की मिट्टी, नदियाँ और पहाड़ और यहाँ के जो लोग हैं वो सब भारत माता का एक हिस्सा है और यही भारत माता है। तो प्यारे बच्चों, बड़ा ही अच्छा और ज्ञानवर्धक अध्याय था ये, और आपने इसका अध्ययन किया, और आज हमने इसके प्रश्न उत्तर के भाग पार्ट 2 का अध्ययन किया। और मुझे आशा आपने इन सबको अपनी नोटबुक में नोट कर लिया होगा और इसे आप सब बच्चे याद भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।